हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। क्लास 9th साइंस के हम इस वीडियो में नोट्स देखने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये लास्ट मिनट क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब फाइनल एग्जाम्स बिल्कुल आ ही गए हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने का तो टाइम नहीं है, तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए या नोट्स मिल जाएं तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो एनुअल एग्जामिनेशन का मोस्टली स्कूल का यही स्ट्रक्चर रहने वाला है कि मैटर और इट्स बिहेवियर जो है वो 25 मार्क्स का आएगा, ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ड 22 मार्क्स का, मोशन फोर्स एंड वर्क 27 मार्क्स और फूड प्रोडक्शन 6 मार्क्स का। टोटल ये 80 मार्क्स का हो गया। फिर आपका जो इंटरनल असेसमेंट होता है उसके 20 नंबर आप लोगों को मिलते हैं, और टोटल जो एनुअल एग्जाम के मार्क्स बनते हैं आपके, वो आप लोगों के बनते हैं 100, राइट। तो आपका मैटर, नेचर एंड बिहेवियर में ये वाले सारे के सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद नेचर ऑफ मैटर में आ जाएगा, है ना। तो ये आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि नोट्स, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर इजीली अवेलेबल मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी टेलीग्राम ग्रुप का। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है, काफ़ी सारे पेपर्स वगैरह हम उस पर शेयर करते रहते हैं। ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा, हेल्पफुल बहुत होने वाला है। तो देखिए ये इंडेक्स, ये वाले हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स इसमें कवर करने वाले हैं। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना, इसमें मैटर होता है, लिविंग थिंग्स भी होती है मैटर में, नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। गैस जो है, किस तरीके से जो हमारी गैसेस होती हैं, है ना, लिक्विड, सॉलिड, और फिर उसके बाद फ्रीजिंग भी होती है, मेल्टिंग भी होती है, वेपराइजेशन, कंडेंसेशन, फिर सब्लिमेशन, डिपोजिशन। इन सब का मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, और यहाँ पर इन सब का मीनिंग प्रोवाइड भी किया हुआ है कि मैटर क्या होती है, ठीक है, डेफिनेशन वगैरह। और यहाँ पे ये जो टेबल है ना कि प्रॉपर्टी, ये ना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में ना, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली ये चीज़ आती है। तो इस वाले टेबल को आप लोगों को अच्छे से याद करके जाना है। फिर ये वाला जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। जो फ्लो चार्ट है, इंटर कन्वर्जन है स्टेट्स का, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं, और इस तरीके से भी आप लोग बनाना सीख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना ये आ जाता है। कई बार आपको डायग्राम बना के दे देंगे और एक दो गायब कर देंगे कि भाई जो बचे हुए हैं उनको फिल करो। फिर आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, ये क्या होता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, इवेपोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, इवेपोरेशन को क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ठीक है, ये 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेडली एग्जाम में आता है। फिर आता है कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन, है ना, ये भी बहुत बढ़िया है। कंडेंसेशन क्या होता है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि भाई सब्लिमेशन क्या होता है। तो ये जो है ना, चैप्टर तो बहुत बड़ा है एनसीईआरटी में, बट ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये फटाफट क्विक रिवीजन के लिए आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। अब ये MCQs जो हैं इनको ध्यान से देखिए। PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, ज़रूर इसको ज्वाइन करिएगा। तो ये है इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ वाटर, आंसर भी इसमें ऑलरेडी गिवन है, तो आप लोगों को आंसर भी इधर उधर ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो होते हैं, इसमें केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर जो है वो सेम रहता है। तो इसमें से ओनली फिजिकल स्टेट जो होती है वो डिफरेंट होती है। फिर इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है ना। और इसमें से गैस की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है। फिर व्हेन हीट इज़ कॉन्स्टेंटली सप्लाइड बाय अ बर्नर, ये वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का कि फॉलोइंग फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है, तो ये वाला भी ठीक हो गया। अब हाँ, ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन क्या होती हैं गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। तो हाई प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए, और टेम्परेचर लो होना चाहिए। ये वाली दोनों कंडीशन होती हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है ना, सुपर इम्पॉर्टेंट कि इनमें से जो है कौन सी मैटर है और कौन सी मैटर नहीं है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये कन्वर्जन तो आता ही आता है, मतलब इस वाले चैप्टर में से ना एक तो ये वाला क्वेश्चन आता है कि कन्वर्ट करो, तो ये कन्वर्जन हम लोगों को अच्छे से आना चाहिए। और फिर ये गिव रीज़न कि गैस फिल जो है वेसल है वो, ठीक है, गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट, तो बताना है कि कैसे ये हो जाता है। तो ये वाले भी काफ़ी ज़्यादा हमारे, ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन देख लिए हैं चैप्टर नंबर 1 के। अब चैप्टर नंबर हम लोग जो है लास्ट पे आ जाते हैं पहले, क्योंकि
क्या होता है कि ये स्टार्टिंग वाले तो ना हमारे काफ़ी ज़्यादा रिपीटेडली हम लोग कर ही चुके होते हैं, है ना। मोस्टली ये होता है कि स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो हमारे यूटी में आ रखे होते हैं, टेस्ट में आ रखे होते हैं, फिर उसके बाद हाफ ईयरली में भी आ रखे होते हैं। लास्ट वाले चैप्टर्स में हमें प्रॉब्लम रहती है। तो ये फिजिक्स का चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानूंगी पूरे चैप्टर को, क्योंकि ये आपके क्लास 10th में भी काम आने वाला है, 11th 12th फिजिक्स जब तक पढ़ेंगे ये चैप्टर तो काम में आना ही है कि वर्क क्या होता है ना। तो वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क की आप लोगों को एक तो फॉर्मूला, एसआई यूनिट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। फिर एनर्जी क्या होती है, कितने फॉर्म्स की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, और ये जो फॉर्मूला है ना, बाय गॉड, मतलब आप लोगों को जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं वो इन्हीं की मदद से करने हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि भाई एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बहुत बार एग्जाम में आता रहता है। फिर पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला, एक्चुअली ये जो है ना चैप्टर, इसमें से ना न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं, तो अच्छे से इसको करके जाना है, ये जो फॉर्मूला जितने भी हमारे पास गिवन है। अब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं। डज वर्क डन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जो काम होता है वो क्या बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, तो हमने पढ़ा था नहीं, फोर्स पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता है, तो नो हो जाएगा आंसर। फिर स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, छोटे छोटे से हैं बट एग्ज़ाम में ना बार बार रिपीटेडली यही एक पूछे जाते हैं। एसआई यूनिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि वर्क डन और पावर की एसआई यूनिट क्या है, तो वर्क डन और पावर की जो एसआई यूनिट है वो जूल है और वॉट है। पावर क्या होती है और उसकी एसआई यूनिट क्या है, तो इट इज़ डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, और जो एसआई यूनिट होती है पावर की वो होती है वॉट। फिर ये देखिए जो न्यूमेरिकल है ना, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते ही आते हैं। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें से ये जो क्वेश्चंस हैं ना, अगर सिर्फ आप यही वाले क्वेश्चंस आप करके चले जाएंगे, काफ़ी सारे हैं, मैं जो पीडीएफ आप लोगों के लिए प्रोवाइड करूँगी ना, उसमें मैं सारे के सारे मार्क कर दूँगी कि इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इतने सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हो गया हमारा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं, अगर जैसे कि आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं है आपके फ़ोन में अगर, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी मार करके रख सकते हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। फिर ये क्वेश्चन नंबर जो 22 है, ये रिपीटेडली मैंने देखा है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर उसके बाद एनर्जी की डेफिनेशन, और ये जो लैंप वाला है क्वेश्चन, ये भी बहुत ज़्यादा आता है। मतलब न्यूमेरिकल्स तो आप लोगों को ना करके जाने हैं जितने भी अवेलेबल हैं आपकी एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह। हाँ, तो ये वाले तो आप लोगों को और कुछ करें ना करें, तो जिन पे मैंने स्टार मार्क करा है ये तो ज़रूर ही करके जाइएगा। हाँ, अब 6 फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी आप लोगों से नेम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप लोगों का है ये क्वेश्चन नंबर 51 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सैटेलाइट वाला क्वेश्चन नंबर 52। अगर इस वाले में से जो मैंने स्टार मार्क करे हैं वो भी आप लोग अगर कर जाएँ तो काफ़ी हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये हाँ ये 54 ये ठीक है, मतलब कर लेना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, साउंड, चैप्टर नंबर 11। तो ये फिज़िक्स वाले चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साउंड क्या होता है ना, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। टाइप्स ऑफ वेव्स क्या होती हैं, तो ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आप लोग फटाफट से यहाँ से कवर अप कर सकते हैं। तो ये वाला डायग्राम भी जो है, एसआई यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ की जो एसआई यूनिट है वो हमारी मीटर होती है ना। वेवलेंथ को हम लोग कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होता है ना, ये सब आपका इम्पॉर्टेंट आप लोगों से एक एक नंबर में भी ये वाली चीज़ें आ सकती हैं। पिच क्या होती है ना, ये, और ये आप लोगों को डायग्राम भी अच्छे से करके जाने हैं। नोट और टोन, क्वालिटी ऑफ अ साउंड, फिर ये
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड ऑफ साउंड, कि भाई सबसे ज़्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो कहाँ पर होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, इस तरीके से सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ पर नहीं होती है, ये हम लोगों को बताना है। ठीक हो गया। तो साउंड ऑफ एयर इस तरीके से आप बताएंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स है ना, इको, जैसे कि यहाँ से जाती है और फिर उसके बाद जो वापस आ जाती है, ये हम लोगों की क्या होती है, ये हमारी इको होती है। फिर सोनार क्या होती है, सोनार होती है साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, ये भी मतलब आप लोगों से बेसिकली कई बार डेफिनेशन भी आ जाती है। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड है ना, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन क्या क्या हुई, तो ये जो है ये वाला भी पूरा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि भाई अल्ट्रासाउंड की क्या क्या एप्लीकेशन है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। इस वाले चैप्टर में तो ना एक्चुअली यही जो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ ना, यही वाले आप लोगों से टर्म्स जो है वो पूछे जा सकते हैं। डॉपलर्स इफ़ेक्ट बहुत बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, ये हमारा डॉपलर इफ़ेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ह्यूमन ईयर का वैसे कई बार आप लोगों से इसकी फंक्शनिंग पूछी जाती है, बट ये आएगी तो ये हमेशा ज़्यादा मार्क्स में ही आएगी, तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये वाला क्वेश्चन और वाले में भी आता है। क्वेश्चन आंसर्स तो देखिए वही सारे के सारे हैं। ह्यूमन की जो ऑडिबल रेंज है वो कितनी होती है, ये बहुत ज़्यादा हम लोगों से पूछा जाता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है ना। फिर फ्रीक्वेंसी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया है, टाइम पीरियड निकाल दो। कि सोनार क्या होता है, रेवर्बरेशन, ये आपका एक लाइन में जो है आंसर। अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक जो वेव होती हैं वो क्या होती हैं, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। फिर सोनिक बूम जो है ये क्या होता है, तो ये वाले जो मैंने स्टार मार्क करे हैं वो वाले ज़रूर कर लीजिएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव में जो है डिफरेंस। फिर क्रेस्टेड ट्रफ, ये भी इम्पॉर्टेंट है ये वाला। हाँ, और इसके अलावा ये वाला ना इको रिफ्लेक्शन, एक न्यूमेरिकल जो है सेम ही है वैसे तो बिल्कुल, कि F = 1/T, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर देंगे। और इसमें जो डॉपलर इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था वो बता दीजिएगा। और यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड, पहले भी बताया था कि अल्ट्रासाउंड के क्या क्या यूजेस होते हैं, फंक्शन ऑफ ईयर भी आ सकता है। ये वाला सेम टू सेम बिल्कुल क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। तो ये हो गया हमारा। अब हमारा जो लास्ट चैप्टर आता है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है इसमें हम लोग का कि किस तरीके से हम लोग क्रॉप ईल्ड को बढ़ा सकते हैं। तो सीरियल क्या होते हैं, पल्सेस क्या होते हैं, ऑयल सीड, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, और खरीफ सीज़न, राबी सीज़न, ये सब मतलब क्या क्या होता है ये हम लोगों को देखना है। फिर मेन ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप ईल्ड, इसको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। और क्रॉप वेराइटी की हम लोग कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह ये सब। इंटर स्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक, इंट्रा स्पेसिफिक, ये वाला जो है ये वाली चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन, तो ये वाले जो है वो हमारे हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये वाला इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, तो ये क्या है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट क्या होता है, इरिगेशन क्या होता है, और क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब क्या होते हैं। फिर उसके बाद मेन्योर, ठीक है, मेन्योर में आप ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं कौन कौन से होते हैं, ये वाला अच्छे से करके जाना है। ठीक है, इरिगेशन, टाइप ऑफ इरिगेशन, ये तो ज्योग्राफी में भी हम लोग कई बार पढ़ लेते हैं कि इरिगेशन क्या होता है। क्रॉपिंग पैटर्न, जैसे पहले बताया था कि मिक्स क्रॉपिंग करते हैं, ये भी आप लोग अभी कर लेंगे। आपको क्लास 10th में भी ये 3 नंबर का आ जाता है SST में क्वेश्चन, तो ये भी। क्रॉप प्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्रोटेक्ट कैसे करते हैं क्रॉप को, ये क्लास 8th में भी पढ़ा था ना, फर्स्ट चैप्टर में। वीड्स को उखाड़ देते हैं, पेस्ट डालते हैं, पैथोजन डालते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री, ये याद करके चले जाइएगा, ये जो है ना डायग्राम कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, पशु पालन होता है। तो भाई कैटल फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, बी फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन, तो इस तरीके से ये करके जा सकते हैं। कैटल फार्मिंग बेसिकली क्या होता है, कैटल यानी कि जो गाय भैंसे होती हैं उनको पालना। तो आप अगर ऐसे करके डायग्राम बना के आ जाएंगे ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा बिल्कुल, तो ऐसे करके ट्राई करिएगा।
फिर पोल्ट्री क्या होता है, पोल्ट्री मतलब जो ये मुर्गी वगैरह होता है, मुर्गी पालन जो होता है वो होता है। तो सब आप बता सकते हैं कि लेयर्स क्या होते हैं और ब्रॉयलर्स क्या होता है। तो लेयरिंग के लिए कौन सी इस्तेमाल किए जाते हैं, मुर्गी पालन किया जाता है, और एक ब्रॉयलिंग के लिए, मतलब ब्रॉयलिंग तो उसका मीट बनाया जाता है, और एक होता है जिसके अंडे के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़िश प्रोडक्शन की भाई पॉन्ड वगैरह बना लिया और उससे फ़िश प्रोडक्शन कर रहे हैं। बी कीपिंग तो भाई हनी के लिए बेसिकली है ना, मधुमक्खी पालन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये वाले, तो ये तो मतलब जो बिल्कुल ही शॉर्ट टाइप वाले हैं ना, ये तो आप सारे ही कर लीजिएगा, जैसे कि इम्पॉर्टेंट हैं ये वाले काफ़ी, तो ध्यान से आप लोगों को सारे ये वाले करके जाने हैं, ठीक है। 10 के 10 कर लीजिएगा, और छोटे छोटे से आंसर्स हैं। अब इसमें आप लोगों से ये आप रफेज कंसनट्रेट, ये 5th वाला, और ये एपीकल्चर क्या होता है ना, हनी बीज़ को जो पालना, उसको हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। और फिर उसके बाद आप लोगों का कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, ये जो है ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग आंसर टाइप आ जाते हैं अगर आपके, तो मेन इरिगेशन सिस्टम है ना, इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में भी मेन इरिगेशन सिस्टम क्या क्या होते हैं। वीड्स तो हमें पता है ना, मतलब पता होना चाहिए कि भाई जो फालतू के अनवांटेड जो प्लांट्स वगैरह उग जाते हैं ना, उनको हम लोग वीड बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, ठीक है, बचा कैसे सकते हैं, वीड होते क्या हैं और हम लोग अपनी फसलों को कैसे बचा सकते हैं, ये वाला भी आप लोग को बताना है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो डिफरेंस बताने हैं ब्रॉयलर में, लेयर में, और नेसेसरी स्टेप हैव टू बी टेकन टू प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज इन पोल्ट्री फार्म्स। तो ये आप लोगों को अच्छे से करके जाना है, ठीक है। तो ये वाले हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर्स अभी पहले देख लिए हैं। अब हम ना इसके आगे के चैप्टर्स देखते हैं। ये वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सिर्फ फाइनल एग्जाम में आते हैं, तो इससे तो क्वेश्चन आप लोगों का आना ही आना है फॉर श्योर, और ये आपके लिए नए भी हैं फ़िलहाल करने के लिए। अब हम लोग ना जो बायो वाला पार्ट है ना वो देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो बायो का चैप्टर है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके आप लोगों को बिल्कुल नोट्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये नोट्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हैं, आपके चैप्टर तो बड़े बड़े हैं, ये अच्छे से कर लेके जाना है। टाइप्स ऑफ सेल कितने होते हैं ये आप लोग ना इसी तरीके से अपने दिमाग में बसा लीजिए, इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम के फॉर्म में याद करना है। और यूनिसेलुलर जो है उसका एक एक एग्जाम्पल, मतलब सबके जो है वो एक एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को ज़रूर याद कर लेने हैं। डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब बताना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल ये जो हैं इनमें क्या अंतर होता है, ठीक है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या क्या होते हैं ये बताने हैं। तो ये प्लांट सेल का है और ये एनिमल सेल का है। प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक, इसमें जो डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, वैसे सबसे ज़्यादा तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में ही डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, उसके अलावा तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, और यही वाला ज़्यादा है इंपॉर्टेंट है। यूकारियोटिक प्रोकारियोटिक भी आ जाता है। फिर सेल ऑर्गेनेलीज कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि MCQs में ही आ जाते हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या होती है और वो क्या करती है। फिर उसके बाद जैसे ओस्मोसिस, ये जो है ना ओस्मोसिस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेल वॉल क्या होती है, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म में भी क्या क्या चीज़ें होती हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, गोल्गी एपेटस, ये ना आप लोगों को इस तरीके से, जैसे कि ये शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए नोट्स की फॉर्म में, ये आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। फिर लाइजोसोम्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल जो होता है उसको मतलब क्या होता है वो लाइजोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का आंसर हो जाता है। फिर प्लास्टिड्स क्या प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं, तो भाई ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, वैक्यूल्स क्या होते हैं, सेल डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, तो सेल डिवीजन में मीटोसिस और मियोसिस, ये भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट हमारा बन जाता है, ठीक है, सेल डिवीजन वाला जो पार्ट है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लास्टिड का क्या कोई कलर, कौन सा प्लास्टिड है जिसका कोई भी कलर नहीं होता है। और फिर फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स स्पर्म विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, तो भाई इसमें मियोसिस होता है। फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस इनमें से कौन सा है, मूवमेंट वाला जिसमें मूवमेंट होती है। ATP क्या होता है,
फंक्शन ऑफ एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल, ये होता है वैक्यूल। और कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, लिपिड और प्रोटीन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका क्या काम होता है। फिर ये सब हम लोगों को अच्छे से करने वाले सारे के सारे जो 10 है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, ये भी हम लोग देख चुके हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये कर सकते हो आप। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और इसमें जो डायग्राम्स वगैरह है ना, बेसिकली प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है वो, और डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ से आप लोगों को सिंपली सामने ही आंसर भी मिल गया है कि भाई इनका क्या डिफरेंस होता है। आगे है फंक्शन, डिस्क्राइब करना है स्ट्रक्चर गोल्गी बॉडी का, और उसके 2 रोल्स भी बताने हैं गोल्गी बॉडी के। ये तो मतलब ओके टाइप से, तो ये वाले हमने चैप्टर देख लिया। अब हम देखते हैं टिश्यू। तो टिश्यू के भी हम कि टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से भाई पूरा का पूरा इंसान बनता है। तो ये हम लोगों ने देखा, ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, अब हम टिश्यू देख रहे हैं जिससे हम सब लोग बने हुए हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होना चाहिए टिश्यू वाले चैप्टर में कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हमारे पास फॉर्म हो जाता है। तो ये हो गया टिश्यू जो होते हैं मेरिस्मेटिक और परमानेंट। तो मेरिस्मेटिक ऐसे करके होते हैं और परमानेंट सिंपल और कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से आ जाते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, यहाँ पर ये मेंशन हमने कर दिया। तो 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेम्स होती हैं, एपिकल और इंटरसेलरी और लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर परमानेंट टिश्यू, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू और डिफरेंशिएशन प्रोसेस परमानेंट टिश्यू, सिंपल, परमानेंट, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ये सारा का सारा क्या होता है यार। ये जो है ना, ये वाले जाइलम फाइलम, इस चैप्टर से ना सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो जाइलम और फाइलम से ही रिलेटेड आते हैं कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, कहाँ पर होता है, ये वाली चीज़ें ज़्यादा आती हैं। एनिमल टिश्यू में करके चले जाइएगा नर्वस टिश्यू को। नर्वस टिश्यू ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नर्वस टिश्यू पे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू वगैरह, हाँ ये भी कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं, बस इस तरीके से ये वाला जो टेबल है इसी को याद कर लीजिए। मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात करें, जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वो नर्वस टिश्यू ही पूछा जाने वाला है। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके सामने हैं सारे के सारे। तो ये जो MCQ वाले हैं 5, ये तो सारे के सारे आप लोग कर लीजिए, इनमें से एक आधा आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आ ही जाता है। और डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये भी ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला। फिर थर्ड वाला भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूरॉन का लेबल डायग्राम तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ह्यूमन में या फिर मैसेज ट्रांसफ़र का काम जो कौन करता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैसेज ट्रांसफ़र कौन करता है। तो डेंडिया से सीफूड करती है इंफॉर्मेशन, इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू ऑफ प्लांट विद सूटेबल डायग्राम। और आप लोगों को जो नेक्स्ट ये पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इनमें डिफ्रेंशिएट बताना, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए भी आ जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है चैप्टर वो आ जाता है फिज़िक्स का चैप्टर। ये आपका पहले भी एग्ज़ाम में आ चुका है ना। तो ये आप होपफुली मोशन, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपके जो ईयर के स्टार्टिंग में आ जाता है वो हम लोग कई बार अच्छे से करे रहते हैं, और कई स्कूलों में भी ये आ भी ना रहा हो एग्ज़ाम में। तो ये आप लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड, स्पीड, टाइम, ये इंपॉर्टेंट है भाई। फिर यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। और ये ग्राफ्स वगैरह ना आप लोगों को थोड़े से ना ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि ना एग्ज़ाम में ग्राफ दे देंगे और फिर पूछेंगे कि भाई ये कौन सा ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन का है कि किसका एक्सेलरेटेड मोशन का है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कौन सा वाला रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 भाई इतने क्वेश्चंस आते हैं ना न्यूमेरिकल्स, तो फिज़िक्स के 9th क्लास में तो इसी पर ही डिपेंड करते हैं सारे के सारे। फिर ये वाले जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स हैं ये सब आप लोगों ने ध्यान में रख लेने हैं। अब इसमें ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। और इसमें आप लोग बेसिकली जो न्यूमेरिकल्स है ना 3 नंबर के, तो ना इसमें से ना न्यूमेरिकल आने वाले हैं। एक आने वाला है कि भाई कौन सा ग्राफ है, बता दो ग्राफ देख करके ही कौन से टाइप का ग्राफ है। और ये आ सकता है। अब ये जो न्यूमेरिकल देखो बच्चों प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं ना, ये ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि न्यूमेरिकल ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, तो इसकी थ्योरी तो आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये सब चीज़ें क्या क्या होती हैं। नेट फोर्स क्या होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो सारे के सारे लॉज ऑफ मोशन है उसमें से सेकंड, ठीक है। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और हमारा इसमें, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से सबसे ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग ध्यान से देखिएगा। लॉज ऑफ मोशन जो है अलग अलग कंडीशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे कि भाई इसमें ये जैसे कि वॉकिंग वाला है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन के टर्म्स में हम लोगों को वॉकिंग को एक्सप्लेन करना है। फिर ये देखिए, वाई डज अ क्रिकेट प्लेयर मूव हिज हैंड बैकवर्ड वाइल कैचिंग द बॉल, ये हो गया। न्यूमेरिकल्स भी इससे, वैसे न्यूमेरिकल ज़्यादा तो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर था उससे ज़्यादा ग्रेविटेशन वाले से, इससे भी ठीक ठाक न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इसमें इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये वाला, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला ज़रूर करके जाइएगा। और 10th वाला भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ग्रेविटेशन कि भाई ग्रेविटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ फोर्सेस ऑफ ग्रेविटेशन कितने टाइप के होते हैं, ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट बन जाता है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से रिलेटेड ना काफ़ी ज़्यादा जी की वैल्यू याद कर लेना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। इस फॉर्मूले से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं। सेंट्रीपीटल फोर्स क्या होती है, ये वेट मास क्या होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि भाई जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहा जाता है, ये भी आ जाता है एग्ज़ाम में, जी क्या इंडिकेट करता है। और इसमें ये क्वेश्चन नंबर 19 ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। और हमारा इसमें ये डिफरेंशिएट करने के लिए तो आता ही आता, काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम में आता है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हम लोगों ने सारे के सारे देख लिए। अब स्टार्टिंग की अब हमारे बचे हैं बस। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो क्या क्या मैटर है हमारे आसपास, फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। तो मैटर प्योर सब्सटेंस होते हैं, मिक्सचर होते हैं, तो इनका जो डिफ्रेंसिएशन है वो आप लोगों को याद रखना है। मेटल्स क्या होती है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, मेटलॉइड कॉम्पाउंड्स ये क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, होमोजेनस मिक्सचर, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, इनका डिफ्रेंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस, सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, कोलाइड्स की प्रॉपर्टीज़, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से करके जाना है। टिंडल इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा इसमें टॉपिक इम्पॉर्टेंट हमारा बनता है, ठीक है। MCQ आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको सोल, ये इम्पॉर्टेंट है कि क्या होता है। फिर ये इम्पॉर्टेंट है कि टिंडल इफ़ेक्ट किस में शो होगा, किस में नहीं होगा। नेक्स्ट जो है हम लोगों का आता है ये बताना है कि कौन सा होमोजेनस है और कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारे पास यहाँ पर बन करके आ रहा है, ये बताना है। कैलकुलेट करनी है कंसंट्रेशन, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट हो रहा है, ठीक हो गया। इसमें हमें एग्जांपल्स एक्सप्लेन करने हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये एग्जांपल्स तो इनके हम लोगों को करने ही हैं, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट आता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हम लोगों को बताना है।
तो ये आप लोगों को याद हो जाना चाहिए अगर फॉर्मूलाज बनाने हैं तो, कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसका सिंबल H होता है, हीलियम का ये होता है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को याद हो जाने चाहिए, अभी तक होपफुली आप लोगों ने कर लिए हो। फिर उसके बाद हीलियम डायटॉमिक होता है ना, कौन सा मोनो एटॉमिक होता है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद होना इंपॉर्टेंट है। फिर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इतना नहीं पूछा जाता है, बट हाँ ये केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम सिंपल कंपाउंड्स, ये बनाना जो आता है ना, COH का होल ट्वाइस, ये वाली जो चीज़ है ये आप लोगों को आना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे बनेगा, वो वैलेंसी से बनेगा, तो वैलेंसीज याद होनी चाहिए। फार्मूला मास क्या होता है ये भी बनाने के लिए आ जाता है। अब जैसे गोल्ड का सिंबल क्या है, मरकरी का सिंबल क्या है, इसका एटॉमिक सिंबल या फिर इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग जो है वो कर सकते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 1/8 की रेशियो से कंबाइन करते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा सॉल्व होगा। फिर आता है एटॉमिक मास यूनिट को डिफ़ाइन करना। फॉर्मूले आपको सारे के सारे बनाने आने चाहिए, ये वाला इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है। अब आता है हमारा चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो क्या क्या होता है एटम में, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर में किस तरीके से बनता है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस है ना, ये सब हमारे एटम में आता है। किसने इसको, इलेक्ट्रॉन को किसने करा है इन्वेंट, और इन्वेंट नहीं मतलब जैसे डिस्कवर, और प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, तो ये किस में कौन सा चार्ज होता है, किस में पॉजिटिव चार्ज होता है, किस में नेगेटिव चार्ज होता है, ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, आप लोगों को बतानी है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये बताना है। तो आइसोटोप और आइसोबार की डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। तो ये वाला हमारा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसमें यही आ जाते हैं कि इसमें से कौन सा आइसोटोप आइसोबार क्या है ये। हाँ, तो यही वाले इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि एग्जाम्पल देने हैं इन सब के। आइसोटोप आइसोबार बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप लोग इनके विद एग्जाम्पल्स याद करके जाइएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस देख लिए, पूरी की पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और नोट्स देख लिए। इसका PDF मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।